दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट को कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका तीसरा भाग, जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसें और उनके प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण और ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ और कृषि सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट का तीसरा भाग। दोस्तों सबसे पहले हम ग्रीन हाउस गैसें और उनके प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। ऑप्शन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या फिर -20 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है -18 डिग्री सेल्सियस। और आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों के अभाव में पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें या ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापक्रम को निश्चित बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ओजोन। तो सही उत्तर है, कौन सा प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ये ग्रीन हाउस गैसों में जो हैं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसी से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या ओजोन। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका सही उत्तर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सी गैस है। तो धान के खेतों से दोस्तों और दीमक के बिंबे से जो है वो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है और ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। तो देखिए धान के खेत से उत्सर्जित होने वाली गैस मीथेन गैस है, जो कि भूमि या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, यानी हरित गृह गैस या ग्रीन हाउस गैस। आपको बताना है, ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक मात्रा या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड है। और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड को जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही गैसों की श्रेणी में रखा जाता है। लाभदायक क्यों? लाभदायक इसलिए कि ये ग्रीन हाउस गैस के द्वारा या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के द्वारा पृथ्वी के तापमान को एक स्तर तक नियत बनाने में मदद रखती है, और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जो है वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन और ओजोन। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रोपेन। प्रोपेन जो है ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, पुराना डेटा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था, आपको बताना है। ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो सही उत्तर है दोस्तों चीन। चीन दोस्तों कई वर्षों से सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक बना हुआ है। अगला प्रश्न है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला
कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो इसमें कुछ धुएं में कौन सा ऐसा कार्बनिक जो है, कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो आँखों को प्रभावित करता है या उनको उत्तेजित करता है? ऑप्शन है आपके ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या पैरा एक्सीटाइल नाइट्रेट। तो सही उत्तर है दोस्तों, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला जो शक्तिशाली उत्तेज्य है वो है पैरा एक्सीटाइल नाइट्रेट, जिसको शार्ट में दोस्तों PAN कहा जाता है। तो सही उत्तर है, ये जो गैस है ये द्वितीयक प्रदूषकों की श्रेणी में आती है और पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट धुआं में उपस्थित होता है जो आँखों को उत्तेजित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीथेन आप जानते हैं एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ये किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, ए और बी दोनों से और उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो सही उत्तर है मीथेन गैस दोस्तों धान के खेतों और दीपक की बाम्बी दोनों से, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों से निकलती या उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों वैश्विक ताप में वृद्धि। वैश्विक ताप में वृद्धि को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों हरित गृह जो होता है वो ठंडे प्रदेशों में शीशे के ऐसे जो है घर होते हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश अंदर तो आ जाता है लेकिन बाहर नहीं जाता, तो इसलिए अंदर जो है हरित गृह के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है और इसमें कुछ पौधों की नर्सरी उगाई जा सकती है और अन्य पौधे जो थोड़ा ज़्यादा तापमान जिनको चाहिए उनको उगाया जा सकता है ग्रीन हाउस के अंदर। तो इसी प्रकार हरित गृह प्रभाव जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य कुछ गैसें हैं जिसके द्वारा संभव होता है। नहीं तो पृथ्वी का तापमान आप जानते हैं -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता हरित गृह गैसों और हरित गृह प्रभाव के अभाव में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो सही उत्तर है क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है और आप जानते हैं क्योटो जापान का एक शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो सही उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है और वायु की गति बढ़ जाती है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट से वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है और इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके द्वारा? आपको बताना है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है और आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव मुख्यतया घटित होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ये वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह दोस्तों ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैसों का समूह है ये ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर आपको गैस का नाम न देकर उसका सूत्र दे दिया है ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे, तो थोड़ा कठिनाई हो और आप इसका उत्तर अच्छे से न दे पाएँ। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आप जानते हैं हमारा ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। देखिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है? सार्वत्रिक तापन या ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहा जाता है, दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है। ऑप्शन है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प। तो सही उत्तर है दोस्तों सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में मदद नहीं देते, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी दोस्तों महत्वपूर्ण ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है? देखिए, हिमानियों का पिघलाव, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये सभी चीज़ें जैसे हिमानी का पिघलना, सागर तल का उठना, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमंडलीय उष्णता के लिए या भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? देखिए, सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, हिमनद द्रवीभूत होने लगे, समय से पूर्व आमों में बौर आने लगा और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा। तो सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, ये भूमंडलीय उष्णता का नहीं बल्कि भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है, जबकि भूमंडलीय उष्णता के परिणामों में 2, 3 और 4 हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ग्लोबल तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, ग्लोबीय तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। यदि ग्लोबीय तापमान के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावी है, ये सही नहीं है। विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, सही है। और ये संभावना कि सन 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो सही उत्तर है 1, 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी। देखिए, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो आप जानते हैं वैश्विक तापन में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, उसके बाद मीथेन का होता है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या होता है? दोस्तों भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो ये महत्वपूर्ण गैस है जो भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है? देखिए, स्वचालित वाहन निर्वात धूम, इसके अलावा देखिए औद्योगिक चिमनी, खनन या फिर आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि, धान के खेत और दीपक की बाम्बी, ये सभी वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन ऐसी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जलवाष्प। तो सही उत्तर है दोस्तों वो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो कौन सा है? तो उत्तर है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक
चीन का योगदान है और चीन बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर औद्योगिक क्षमता का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, संसाधनों का दोहन हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान चीन का है। अगला प्रश्न है, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना है, यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत कितना प्रतिशत भारत का जो है हाथ है। तो सही उत्तर है भारत का योगदान 5% है विश्व की हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए उस समय करंट अफेयर से था, बलूचिस्तान में एक भूकंप आया था जिसमें एक निर्मित अस्थायी लघु द्वीप में से किस गैस का उत्सर्जन आरंभ हुआ था। तो ये बलूचिस्तान में जो द्वीप था, एक निर्मित अस्थायी लघु द्वीप से मीथेन का उत्सर्जन आरंभ हुआ था। और दोस्तों एक प्रश्न है कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न करके ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़काव किया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्री जो है सिल्वर लवण। दोस्तों सिल्वर लवण के छिड़काव द्वारा नहीं, देखिए सही उत्तर यहाँ पर समुद्री जल हो जाएगा। दोस्तों मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक जो है भू अभियंत्रण द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के उत्पन्न करके ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने के लिए चमकीले बादल उत्पन्न करने की बात की थी और इसमें समुद्री जल के छिड़काव द्वारा ये जो है प्रक्रिया अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें और स्रोत, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका सही सुमेलित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये सही नहीं है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपके प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठों से निकलता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अब आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित संगठन और सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। समुद्र जल स्तर का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारी का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी ये चारों ही जो प्रभाव हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। तो याद रखिए दोस्तों ये डेट थी 30 जून 2008। देखिए जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई थी। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो ऑप्शन है केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, केवल बवंडरों की या उपरोक्त सभी की। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी की। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप प्रकृति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा है और इनसे चक्रवात, तूफान और बवंडरों की बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी कहा जाता है, ये कब से प्रभावी हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अक्टूबर 2010 से। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के द्वारा एनजीटी अक्टूबर 2010 से प्रभावित हुआ था और इसका मुख्य कार्य पर्यावरण संरक्षण और ऐसी परियोजनाओं को जो है ऐसे परियोजनाओं का निरीक्षण करना जो पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगला प्रश्न है, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि से संबंधित है वो कौन सी है। तो आप जानते हैं ये है मीथेन गैस जो धान के खेतों से निकलती है और ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है आपको बताना है। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण या आर्द्रभूमि संरक्षण। तो सही उत्तर है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ओजोन क्षरण के मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है और ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। एक प्रश्न ये भी बहुत ही आसान सा कि ओजोन परत वायुमंडल की, ओजोन जो है गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ये भी आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष या जीसीएफ के लिए सही नहीं है। पहला है, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, तो ये सही नहीं है। ये विकासशील देशों में कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करेगा, सही है। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे, सही है। और ये कोष 2014 से कार्य करना आरंभ करेगा, तो ये भी सही है। दोस्तों, जीसीएफ या हरित जलवायु कोष की स्थापना डरबन में नहीं बल्कि कोपेनहेगन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आइस कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि या इवेपोराइट निक्षेप। तो सही उत्तर है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धाड़ी विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया। दोस्तों, भारत में जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इसमें किसमें पहली बार धाड़ी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का नया अध्याय जोड़ा गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2011-12। दोस्तों, 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धाड़ी विकास और जलवायु परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, उपरोक्त सभी जो कारक हैं ये जलवायु परिवर्तन के कारणों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना यानी जलवायु परिवर्तन पर फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान जो है कब प्रकाशित हुई थी। तो आप जानते हैं 2008 में, और ये तिथि थी 30 जून 2008 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, आपको बताना है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक होता है, ये सही है। और जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है। ऑप्शन है सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति या अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो सही उत्तर है नाभिकीय शक्ति। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर जो है ये भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, जबकि सौर ऊर्जा, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन ये सभी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूहों में किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है। तो सही उत्तर है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। देखिए, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालकों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि या अत्यधिक वनोन्मूलन। तो सही उत्तर है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित या स्वचालित वाहनों का विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि नहीं है और अत्यधिक वनोन्मूलन। तो 1, 2 और 4 ये दोस्तों जलवायु परिवर्तन में प्रमुख कारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है दोस्तों, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, ये सही है। और मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, तो ये भी सही है। दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण भी है। दोस्तों, भारत में जलवायु परिवर्तनों के कारण में बाढ़ और सूखा ये मुख्य कारकों में शामिल हैं। इनसे मौसम की चरम दशा की बारंबारता और खाद्य सुरक्षा पर इसका गंभीर प्रभाव होता है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों ओजोन क्षरण या ओजोन परत क्षरण और उसके नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की परत को नष्ट करने में योगदान देता है? ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही उत्तर है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शार्ट में CFC कहते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की परत को नष्ट करने में महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों ये जो है प्रशीतकों या शीतगृहों में इनका प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में, और ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारणों में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेज ये अभिक्रिया क्या पैदा करती है? आपको बताना है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड्स। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण जो होती है ये ओजोन गैस का निर्माण करती है, और आप जानते हैं ओजोन फिर बाद में पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान यानी जलवायु क्रिया योजना का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर है न्यूक्लियर ऊर्जा। दोस्तों परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय शक्ति ये भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 जो मिशन हैं उनका हिस्सा नहीं है। इसमें वनारोपण, कूड़ा कचरा से ऊर्जा रूपांतरण, सौर ऊर्जा ये सभी शामिल हैं, लेकिन न्यूक्लियर ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, CFC द्वारा या जलवाष्प द्वारा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभामंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था? तो सही उत्तर है दोस्तों GW केंट मूर। देखिए, GW केंट मूर ने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभामंडल का या ओजोन हैलो का पता लगाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, कौन सा? तो उत्तर है दोस्तों वायुमंडल में जो हमारी ओजोन है उससे पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेज को जो है इसको अवशोषण किया जाता है। और आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज ये दोस्तों उच्च ऊर्जा की किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर अनेक जीवधारियों और पशु पक्षियों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, और ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके पराबैंगनी किरणें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ओजोन परत के क्षरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? वैज्ञानिकों की किन टीमों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ये है दोस्तों ब्रिटिश टीम। ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्न उत्पादों में किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है? देखिए, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, फोम के गद्दे और आधुनिक रेफ्रिजरेटर। तो सही उत्तर है आधुनिक रेफ्रिजरेटर। दोस्तों आधुनिक रेफ्रिजरेटर में अब CFC या CFC के उत्सर्जन वाली प्रक्रिया को समाप्त करके नई टेक्नोलॉजी ले आ दिया गया है, जबकि परफ्यूम, बॉडी स्प्रे और फोम के गद्दे ये ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित करने में प्रमुख कारक हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रशीतकों में प्रयुक्त जो होने वाला CFC-12, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म, अग्निशमन में प्रयुक्त हैलान और नाइट्रस ऑक्साइड।
तो सही उत्तर है दोस्तों ओजोन परत की छींटता या क्षरण के लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड। जबकि प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म और अग्निशमन में प्रयुक्त हैलांस, ये सभी ओजोन परत के क्षरण करने में उत्तरदायी हैं, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न और इस पार्ट का जो आखिरी प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न है दोस्तों कथन कारण से संबंधित। कथन है हमारा कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कारण है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों, और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ओजोन परत जैविक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से रक्षा करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एवं इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट का तीसरा भाग, जिसने हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।